हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी मैथ पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस के हैं, तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये प्रीवियस के नहीं है। तो इसको लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मैथ पेडागोजी का कंटेंट की क्लास नहीं देखी तो जा कर के देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने वन लाइनर में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे कंटेंट की क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी थी। आपका सीडीपी भी कंप्लीट हो गया, हिंदी है, ईवीएस है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है प्रेस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो ज़्यादा टाइम नहीं, यानी मान लीजिए 1 मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से अब आपको क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका सीटेड अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको टाइम मैनेज भी होगा आपका, आपको समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको अटेंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना लास्ट में स्कोर भी मेंशन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए थे, ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला है 6 और 7 का जो है योग है 13। यह एक डैश का उदाहरण है, यानी कि 6 और 7 जो जोड़ दिया जा रहा है तो उसका योग बन रहा है 13। तो ये किस प्रकार का जो प्रश्न है, आपका परिभाषा है, या फिर साध्य है, या फिर मुक्त वाक्य है, या फिर संयोजन है। तो इसमें आपका जो आंसर है बी सही होगा, यानी कि साध्य प्रतिज्ञापित है, यानी कि इसमें जो ऐड किया जा रहा है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए तो आपको आंसर क्या टिक करना है, बी ऑप्शन टिक करना है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो साध्य है आपका। अगला है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। यानी कि आपका डाइवर्जन तो जो थिंकिंग है उसका प्रोग्रेस करवाना है, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है, या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो उत्तरदायी है। तो पहला है ज्ञान, अवबोध और अनुपयोग, या फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, या फिर ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, या फिर अवबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो बात जो कही जा रही है डाइवर्जन थिंकिंग की, यानी कि आप विभिन्न दिशाओं के बारे में सोच पाएं। इनका क्लोज इंडेड क्वेश्चन ना होकर के इसमें क्या होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक आंसर नहीं होता है। क्लोज इंडेड में क्या रहता है कि फिक्स आंसर इसका है, तो वो हो जाता है आपका अभिसारी अंतर के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो आपके डाइवर्जन थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा बी सही होगा, यानी कि विश्लेषण होगा, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हो, फिर सिंथेसिस कर रहे हो, फिर एवोल्यूशन कर रहे हो। तो इससे बच्चे का जो है कॉग्निटिव, यानी कि बच्चे का डाइवर्जन थिंकिंग जो है प्रोग्रेस होगा, डाइवर्जन थिंकिंग बच्चे की डेवलप होगी। यानी कि आप ऐसे तो नहीं कर सकते विश्लेषण, आप उस पर तर्क वितर्क करोगे। घटना जो हुई है, या फिर जो जिस बारे में अभी आप विश्लेषण करना चाह रहे हो, उसके सारे पक्ष समझोगे, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ समझोगे, तभी जाके आप एनालिसिस उस पर कर पाओगे। संश्लेषण भी तभी आप कर पाओगे, मूल्यांकन भी आप तभी कर पाओगे जब हर चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो उसके लिए जो है आपका डाइवर्जन थिंकिंग होना पड़ेगा, यानी आपको हर पक्ष के बारे में सोचने समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो अगर आप विश्लेषण कर रहे हो, संश्लेषण हो रहा है, तो मूल्यांकन हो रहा है, तो आपका डाइवर्जन थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप एक पक्ष पे नहीं, उसके तर्क वितर्क करोगे, उसके सभी पक्षों पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका फिक्स आंसर है, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे। लेकिन अगर आपसे वही कह दिया जाए कि जो मतदान प्रणाली, मतलब जो चुनाव होता है उसमें मतदान, मतलब मतदान होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, तो आप उसका सारा प्रोसेस बताओगे। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है, इस पर आप मतलब तर्क वितर्क करोगे। जल जो है आखिर ये कम क्यों होता जा रहा है, यानी वायु प्रदूषण क्या है, किस वजह से हो रहा है, तो इन सब पे क्या है आप बात करोगे, समझोगे, तर्क वितर्क करोगे कि इसको हमको कैसे कम किया जा सकता है, जो जनसंख्या वृद्धि है इसको कैसे कम किया जा सकता है, या फिर जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इन पर आप तर्क वितर्क करोगे, इस पे सारे पक्ष पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी डाइवर्जन थिंकिंग जो है आपकी डेवलप होगी। अगला है क्वेश्चन, 76 इंटू 32 को हल करने के लिए
एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो ऐसे जो है प्रोग्रेस कर रहा है, यानी ये जो प्रक्रिया है वो अपना रहा है। ठीक है, उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीकी को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे मतलब वो कैसे सॉल्व कर रहा है ये मैटर नहीं करता, आपको आंसर मिल रहा है, बच्चा अपना थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाली डब्बा नहीं है, बच्चे में भी सोचने समझने की क्षमता होती है, तो हर बच्चा उसमें थोड़ा सा अपना अनुभव इंक्लूड करेगा, नॉर्मल सी बात है, तो आपको हतोत्साहित नहीं करना है। विद्यार्थी को गुणन का अवधारणा जो अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, तो ये कहना गलत होगा, अगर बच्चे को अवधारणात्मक ज्ञान नहीं था तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर जो आपका होगा, विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है, प्रतिबंधित कर रही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जियो बोर्ड से है। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त जो है कारण हो सकता है, यानी जियो बोर्ड जो है, अगर आप उसकी क्रियाकलाप यानी जो एक्टिविटियां हो रही हैं अगर उससे आप परिचित करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा। तो पहला है, अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोडों को पढ़ाना, यानी जो बच्चे हैं उनको आप अधिगम मतलब रेखाओं और कोडों के बारे में पढ़ाएंगे, या फिर अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, या फिर अधिगमकर्ताओं को आतपन मतलब आयतन जो है पढ़ाना, या फिर विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त मूर्त जो है प्रदर्शन देना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ज्यामिति के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप मूर्त अन्वेषण कर रहे हो, यानी जो मूर्त प्रदर्शन दे रहे हो, जो बच्चे को दिख रहा है समझ में आ रहा है, बच्चे खोज कर रहे हैं, तो वो अच्छे से सीखेंगे, यानी जो जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप होगा उसमें आप बच्चा अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, जो उसके सामने वस्तु प्रेजेंट है उसके बारे में भी वो सोचे समझेगा, उसके बारे में भी तर्क वितर्क करेगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, यानी जो टीचर है बच्चों को क्या पढ़ाना है, स्थानीय मान के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के जो मेथड प्रयोग कर रहा है, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री ला रहा है, कि मान लीजिए एक प्रकार से बच्चे को इस मेथड से नहीं समझ में आएगा तो दूसरा अप्लाई करेगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा तो तीसरी कंडीशन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें बात ये कही जा रही है, जैसे कि आपका गिनतारा हो गया, डिंस ब्लॉक हो गया, 1 और 10 और 100 की जो है नकली मुद्रा नोट है, उपर्युक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का जो है आश्रय ले रहा है, यानी कौन से नियम का जो है वो पालन कर रहा है, कौन से नियम की हेल्प ले रहा है। तो पहला है गतिक नियम, या फिर गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम, या फिर बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, या फिर रचनात्मक नियम, तो इसमें आपका सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम ये हो जाएगा। बच्चे को क्या है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इसमें होगा, बच्चे को अपना तर्क वितर्क करना पड़ेगा, बच्चे को अपना दिमाग लगाना होगा, तभी जाके उसको स्थानीय मान के बारे में पता चलेगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य डैश डैश है, यानी जो त्रुटियां होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे में, जो बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी क्या भूमिका होती है। तो पहला है, गलत है, क्योंकि जो त्रुटियां हैं गणित के प्रति लापरवाही वाली जो अवृत्ति को दर्शाती हैं, यानी कि अगर गलतियां हो रही हैं तो बच्चे लापरवाही दिखा रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर गलतियां हो रही हैं तो लर्निंग आपकी हो रही है। मान लीजिए अगर क्लासरूम में गलतियां ना हो रही हो तो आप यही समझिए कि जो लर्निंग है वो आपकी बेहतर नहीं हो रही। बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो वो गलती करेगा, वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो गलत भी पूछ रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तभी जाके आपसे क्वेश्चन पूछ पाया। अगर जो बच्चा आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, बच्चा आके चुपचाप बैठा है, सुना और चला गया, तो वो उसकी जो लर्निंग है वो कुछ भी नहीं हो रही होगी। अगर लर्निंग हो रही है तो गलतियां होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो हमको अगर ये बच्चे में त्रुटियां हो रही तो ये नहीं कहना कि बच्चे लापरवाह हैं। ठीक है,
अगला है सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे में गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो त्रुटियां हैं उनसे टीचर को ये समझ में आ रहा होता है कि बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में क्या धारणा अपनी बनाई है, क्या अनुभव बच्चे को मिला है, बच्चे की क्या थिंकिंग है। तो टीचर को ये सारी बातें जो है पता चल रही होती त्रुटियों के माध्यम से। ये भी पता चल रहा होता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, बच्चा कौन सी चीज़ को जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और कहाँ पे वो गलत चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये सारी जो बातें त्रुटियों के माध्यम से टीचर को पता चल रही होती हैं, बल्कि उनका जो है गणितीय अवधारणाओं के निर्माण में भी हेल्प करेंगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टीचर को भी समझने में मदद करेगी। गलत है क्योंकि गणित जो है त्रुटि रहित है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी अगर आप लाइफ में सीख रहे हैं, वो पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है, अदर फील्ड में भी हो सकता है, तो आपसे गलतियां होंगी। सही है क्योंकि जो है त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि को दर्शाती हैं, तो ये भी कहना गलत होगा कि जो जिनकी बुद्धि लब्धि कम है उनसे ही गलतियां होती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी गिफ्टेड बच्चे हैं, तो उनसे भी कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। तो त्रुटियां होना जो है वो स्वाभाविक है। इसको क्या करना है, आपको एक मतलब इसको आपको समझना है और इसी को आधार बना के बच्चे की हेल्प करनी है कि आपको बच्चे की कहाँ पे गलती हुई है, बच्चे को कैसे त्रुटियां हुई है, कहाँ पे समस्या आ गई, तो आपको उसको क्या है निवारण करना है। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तो बहुधा इस साधारण त्रुटि का जो है सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है। यानी मान लीजिए बच्चे से कहा जाता है कि हर को मतलब इसको जोड़िए, तो वो क्या कर रहे हैं, हर को हर से जोड़े दे रहे हैं, और जो अंश है अंश को हर अंश से जोड़े दे रहे हैं। वो मतलब हर को अंश से नहीं, ऐसे नहीं जोड़ रहे, वो अंश अंश को जोड़े दे रहे हो, हर हर को जोड़े दे रहे हैं। तो ये जो कारण है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी है, यानी कि जो अध्यापक है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। या फिर छात्र में मतलब कक्षा में छात्रों को ध्यान में कमी है, यानी बच्चे जो है क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से वो अंश को हर में नहीं जोड़ पा रहे हैं। या फिर योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना है। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो मतलब योग सीखे थे वो इसी में भी लागू किए दे रहे हैं, यानी योगों का जो तथ्यों का सामान्यीकरण है वो भिन्नों पर भी वो लागू कर रहे हैं। तो इस वजह से इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण के मतलब संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। यानी कि आंकड़ों का जो संग्रह करना है, तो कौन सा इसमें कार्य अच्छा होगा। यानी अगर आप बच्चे से कह रहे हैं आंकड़ों का संग्रह करो, तो कौन सा कार्य अच्छा होगा, कक्षा में विचार विमर्श कराएंगे, या फिर वर्ग पहेली होगा, या फिर सर्वेक्षण पर आधारित जो परियोजना होगा, या फिर भूमिका अभिनय होगा। तो इसमें आपका कक्षा में अगर विचार विमर्श करा रहे तो आंकड़ों का संग्रह नहीं हो पाएगा, उससे बच्चे के यानी बातचीत करने का संवाद करने का तरीका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होगा। वर्ग पहेली से भी नहीं होगा, आपका डी भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जो है आपका सी होगा, यानी सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। यानी आप सर्वे करवाएंगे, जैसे कि कोई भी सर्वे हो सकता है, आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, उस पर बच्चे से कहा आप सर्वे करिए, तो अगर वो बच्चा सर्वे करने जाएगा तो आंकड़ों का संग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसी के माध्यम से जो आंकड़ों का संग्रह है उस पर वो आकलन करेगा। अब भाई जाएगा अगर सर्वे करने, तो ये तो नहीं वो ऐसे ही जाकर के सर्वे कर लेगा, उसके तर्क वितर्क करेगा, उसका आकलन करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि हाँ क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हमको क्या करना है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, यानी आंकड़ों का जब संग्रह करेगा तो बच्चे में रचनात्मक कौशल जो है वो विकसित होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें बात कही गई है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं, अगर उनको आप गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त रखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो जो तरीके इसमें दिए गए हैं, पहला है छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। अगला है समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। अगला है छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है, या फिर संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा।
ऑप्शन जो है आपका ए और सी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो ए और सी सही है। यानी प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त करना चाह रहे हैं तो कौन सा तरीका अच्छा है? पहला है छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं को अन्वेषण करने, यानी बच्चों को कहेंगे आप इसके बारे में खोज करो, तो बच्चे उसमें व्यस्त होंगे, एक्टिविटी करेंगे, प्ले ग्रुप करवा देंगे, कोई मतलब अपने हेल्प दोस्तों की हेल्प भी लेंगे, तो उसमें क्या अन्वेषण करेंगे, कुछ नया वो खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि आप उनको अवसर दे रहे हो, तो जब अवसर बच्चे को जहाँ पे भी मिल रहे होंगे तो वो बेहतर सीखेंगे। सी जो है छात्रों को उनकी गणितीय समझ व एवं विवेचन को और गहन करने में जो है सहायता करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 21st जो है इसमें बात कही गई है कि ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का ये जो है यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यानी जो ज्यामिति है वो गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, और साथ ही साथ प्राथमिक गणित जो है का एक अभिन्न अंग जो है अभिन्न भाग भी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? पहला है सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है, तो ये कहना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि मतलब वो सरल है इसी वजह से बच्चे उसको उसमें अच्छे अंक ले आ रहे हैं। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का जो है समय देती है। या फिर कई पद्धति जो है विशेष मतलब गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में योग मतलब सहयोग दिया है। या फिर ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम को जो है दृश्यीकरण में सहायक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मतलब ज्यामिति जो है वो दैनिक जीवन के अनुभव में जोड़ रही है, साथ ही साथ गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं को अधिगम में जो अधिगम और दृश्यीकरण करने में सहायक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 22। इसमें बात कही गई है कि जो श्रेया है एक प्रसिद्ध कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधि योग जो है मतलब विविध विधियों का जो है उपयोग करती है। जैसे कि ये फर्स्ट मेथड था, इसमें अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसने सेकंड अप्लाई किया, अगर सेकंड नहीं समझ में आया तो उसने थर्ड मेथड जो है वो अप्लाई किया, यानी कि वो विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग कर रही है बच्चे को सिखाने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हमको देखना है यहाँ पे, यानी कि उसकी शैक्षिक जो है विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? तो पहला है वह केवल गणितीय संचारण पर बल दे रही है, यानी वो क्या कर रही है, सिर्फ गणितीय संचारण पर बल दे रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ना मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा मेथड अपना रही है, दूसरा नहीं समझ में आ रहा तो तीसरा मेथड, यानी बच्चे को कैसे समझ में आएगा वो ये समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए जो है विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका टू ऑप्शन होगा, क्योंकि टीचर क्या कर रही है अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग कर रही है, विभिन्न प्रकार की विधियों का जो है प्रयोग कर रही है, कि अगर मान लीजिए बच्चे को एक मेथड से नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड मेथड से आएगा, सेकंड से नहीं आ रहा तो थर्ड अप्लाई करेगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को जो है भ्रांति कर रही है, भ्रमित कर रही, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे में अगर एक मेथड नहीं समझ में आया तो हो सकता है दूसरा इजी हो, तो दूसरे बच्चों को दूसरा मेथड समझ में आ जाए, तो भ्रांतियां उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बल्कि और अच्छे से क्लियरिटी आ रही है। अगला है एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रही, तो ऐसा भी नहीं है, समय कितना जा रहा है ये मैटर नहीं करता, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी गलत होगा, ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 जो है कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे, यानी वो कंचे खेल रही जिसमें से 4 वो हार चुकी है और उसके पास बचे जो है वो 7 बचे हुए, उसने कितने कंचों के साथ खेल जो है शुरू किया था? तो ये आपको बताना है, उपयुक्त प्रश्न उदाहरण है, यानी कैसा ये प्रश्न है ये आपको बताना है। तो योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है,
या फिर खुले सिर वाला प्रश्न है, तो खुले सिर वाला ये प्रश्न नहीं है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स आंसर होगा कि उसने कितने जो है कंचे से स्टार्ट किया था। बहुविकल्पी प्रश्न भी ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न ये भी आपका नहीं है। आंसर जो आपका फर्स्ट है, क्योंकि इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा कि कितने उसने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है, तो यानी इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 24। हम खस्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? आंकड़ों के प्रमाणीकरण पर, या फिर कोणों को मापने के लिए, या फिर दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, या फिर हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। तो 24 जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कोणों को मापने के लिए हम जो खष्टी पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। कक्षा एक और दो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि में गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है कलन विधि और रटांत जो है अधिगम पर जोर देना, या फिर कक्षा एक और दो में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना। तो अगर क्लासरूम में आप मौखिक प्रश्न करवा रहे हो तो बच्चे छोटे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमको क्या करना होता है, छोटी क्लासेस में कोशिश ये करनी होती कि हर चीज़ प्रेजेंट कर पाएँ। अगर पॉसिबल है तो हर चीज़ बच्चे को दिखा कर अगर आप लर्निंग करवा रहे हो तो बेहतर होगी। बच्चे जो समझ नहीं पाए हैं वो देख करके वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि मौखिक तौर पे आप नहीं पढ़ा सकते, रटवा भी आप नहीं सकते। ठीक है, रट्टाफिकेशन पे भी आपको जोर नहीं देना है। अगला है गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ जो है समाकलित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा भी होगा 1 2 जो 1 क्लास में और 2 क्लास में जो बुकें होती हैं उसमें जो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना होता है बच्चे जो सीखते हैं वो हिंदी और गणित के ही माध्यम से सीख रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि इसकी बुक अलग है, इसकी बुक अलग है, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे अपने इन्वायरमेंट को एक साथ एक में इंक्लूड करके देख रहे होते हैं। तो इसी प्रकार बुकें भी प्रिंट होती हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि भाषा हुआ, आपका कला हुआ, पर्यावरण अध्ययन जो है आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए जो गणित विषय है आपका। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कक्षा एक और दो में गणित को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अगर आप एक दो में गणित को नहीं पढ़ा रहे हो तो आप कौन से क्लास में स्टार्ट करोगे भाई? स्टार्टिंग तो बचपन से ही होगी, बचपन से ही पढ़ाना है बच्चे को, तभी जाके बच्चा जो आगे वो ग्रो कर पाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26। रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का जो है परिचय देने के लिए निम्न में से जो अत्यंत उपयुक्त कौन सा है? तो पहला है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना, और उसके बाद जो है दशमलव के गुणन का जो है परिचय देना, या फिर दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर जो है गुणन करना, या फिर आपका है सी, जो सी ऑप्शन है, दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना, या फिर औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके जो है प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए पत्रिका देना। तो इसमें आपका जो आंसर है फर्स्ट सही है, यानी कि आपका जो आंसर होगा, बात कही जा रही रचनावादी कक्षा में जो दशमलव है, दशमलव के गुणन को आपको परिचय कराना है बच्चे से, तो सबसे अत्यंत उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर से आप अच्छे से बच्चे को दशमलव के बारे में सिखा सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, यानी आप पहले ग्राफ के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं कि दशमलव कैसे निकाले जाते हैं, कैसे क्या होता है, फिर आप उसके बारे में परिचय दे रहे हैं। तो इसमें आपका बच्चा जो है बेहतर सीखेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 27। 27 जो इसमें बात कही गई प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा जो है वो कैसी है, यानी इस चर्चा का करने का क्या मतलब रहा? ठीक है, तो पहला है छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है, या फिर छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला जो है, वाचन कला में बढ़ोतरी होती है, या फिर इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों को जो है शांति भंग होती है।
अगला है छात्रों को कक्षागत गणित के बाहरी दुनिया के गणित में जो है संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे कि उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा डी। यानी कि अगर आप क्लासरूम में विचार विमर्श करवा रहे हो तो बच्चे जो हैं बच्चे जो हैं कक्षागत गणित को बाहरी दुनिया से भी वो जोड़ेंगे। यानी कि अगर उन्होंने गणित सीखी है क्लासरूम में, तो वो दुकान भी गए तो वो सामान खरीदेंगे तो उसमें भी उनका प्रयोग करना है मेथड, यानी गणित जो है उसमें भी प्रयोग होगी। उनको पता है होना चाहिए कि कितने पैसे उन्होंने शॉप वाले को दिया है और कितने उनसे रिटर्न लेना है वापस। ठीक है, तो उसमें भी गणित का प्रयोग हो रहा है। यानी कि गणित जो है वो बच्चे बाहरी दुनिया में भी अपने प्रयोग कर पाएँ, उसमें भी वो संबंध बना पाएँ, जिससे उनकी संकल्पनात्मक जो समझ है उसमें बढ़ोतरी हो। मान लीजिए उनको ऐड करना आ रहा था, लेकिन अगर वो शॉप पे गए, पैसे दिए, सामान खरीदी, तो वहाँ पर भी वो जोड़ घटा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, जो संकल्पनात्मक समझ है उनकी और बेहतर होगी। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। तो पहला है फोर फोर मतलब इन 4.25 इंटू 0.5 को हल करें, इससे बच्चे का जो चिंतन आकलन होगा। या फिर यदि एक फल की जो है कीमत इतनी प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 ज्ञात के लिए कितना खर्च करेंगे। या फिर यदि 4.25 को जीरो से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल जो है 4.25 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। या फिर 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप बात जो कही जा रही, बच्चे के गणितीय चिंतन के आकलन करना, यानी बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ, बच्चे का जो चिंतन है उसका आपको आकलन करना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। इसमें क्या स्पष्टीकरण करना है, यानी स्पष्ट कीजिए। तो बच्चा जब स्पष्ट करेगा, जब उसको समझ में आएगा, जब वो अच्छे से खुद ही समझ पा रहा होगा, तभी जाके वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, अच्छे से स्पष्टीकरण दे पाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, यानी उसको दिमाग लगाना होगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा। उसका चिंतन जो है आकलन तभी हो पाएगा जब वो अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसमें बात यही कही गई है कि इससे कम है या अधिक, मतलब कम है या फिर अधिक होगा, तो बच्चे को समझना होगा कि ये कम है या फिर अधिक है, आखिर ऐसा है तो क्यों है, फिर इसको स्पष्टीकरण भी देना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 29 पे चलते हैं। 29 जो है इसमें बात कही गई है, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा जो है 2 की बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ने के लिए उपयोग कर सकती है। तो पहला है 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर जो है गोला बना देना, फिर बच्चों से जो है बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, यदि गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। अगला है, यानी इसमें जो बात कही गई है कि कक्षा 2 के बच्चे हैं को अंकीय संख्याओं का व्यवकलन करना है, व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं आप, कौन सा मेथड जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए ही होगा, यानी 6 बिंदु बना देंगे आप, उसमें से क्या करेंगे 2 बिंदुओं पर गोला बना देंगे। ठीक है, फिर बच्चों से क्या कहेंगे, बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहेंगे कि आप इसमें काउंट करिए कि कितने गोले बचे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यह गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना, यानी यही विधि आप क्या फिर से दोहरा रहे हैं। तो बच्चे में जो है अंकीय जो है अंकीय संख्याओं का व्यवकलन होगा, इसमें बच्चा अपना पढ़ेगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्यामपट्ट पर 6-2 कर देंगे तो 4 लिखा जाएगा, और बच्चों को उनके 10 बार अपनी कॉपी पर लिखने के लिए, तो ये क्या होगा, रटना, यानी बच्चे क्या है कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से सीधे कॉपी पे नोट कर रहे हैं। शिक्षिका को बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी सवालों को जो है जोर से पढ़ने के लिए कहना, तो ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे कि आपका 178, 14-12 आदि अभ्यास कराने के लिए देना, तो बच्चे छोटे हैं क्योंकि बच्चे क्लास 2 के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो अच्छा है, क्योंकि आप मान लीजिए 6 गोले बना रहे हो, 6 बिंदु बना करके आपने जो है 2 गोले बना दिए, फिर बच्चे से कह रहे हैं आप इनको गिनो, जो गोले हैं, जो बचे हुए बिंदु उनको आपको गिनना है। तो बच्चे इसको गिनेंगे, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है, रेहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है,
गणित की गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें डैश होना चाहिए, यानी जो रेहाना है वो क्या चाह रही हैं, अच्छी अध्यापिका बनना चाह रही है मैथ की। तो इसमें कौन सा वो मेथड प्रयोग करें जिससे कि वो अच्छी अध्यापिका बन पाए। छात्रों को गणित जो है ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, या फिर संकल्पनात्मकता, समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ रियल लाइफ से अगर जोड़ रहे हो बच्चे की, तो वो मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा अगर अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, अपनी रियल लाइफ से वो समझ के पढ़ रहा है, तो बेहतर सीखेगा और साथ में वो चीज़ें कनेक्ट कर पाएगा, अपनी लाइफ में भी उसका प्रयोग कर पाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि अगर जो टीचर हैं अगर बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ा रही हैं तो बेस्ट टीचर वो बनेंगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण, यानी बच्चे को हमको रटवाना नहीं है। मानसिक गणित की समस्याओं को हल करना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात जो कही जा रही गणित के बारे में बात कही जा रही है, नहीं मैथ के बारे में बात चल रही है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 31। इसमें बात कही गई है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से 3 कथन दिए गए हैं, यानी 3 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या में उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हों। अगला है, अंकों के नामों को याद करके जो है गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थी को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो वस्तुएं हैं उन कहेंगे बच्चों से आप उनके समुच्चय बनाइए। तो इसमें आपका आंसर यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए और सी आपके ऑप्शन सही हैं। इसमें जो बात कही गई है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में, यानी बच्चों को क्या करना है, संख्याओं का हमको ज्ञान देना है। तो आपका ए सही है और आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जब वे अर्थपूर्ण, यानी जब उनके लिए अर्थपूर्ण हो, यानी जब वो चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन सही है और आपका सी भी ऑप्शन सही है। जब वो समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय बनाने के लिए बच्चों को जब प्रोत्साहित करेंगे तो वो संख्याएं अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आपका सी भी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के अनुसार ज्यामिति विवेचन के स्तरों के सही क्रम को जो है निरूपित करता है। यानी वैन हिले, यानी जो वैन हिले हैं इनसे भी ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो ये डाउट मत रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अटेंड करिएगा। ठीक है, तो वैन हिले से जो रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ इसमें बात कही गई है कि ज्यामिति विवेचन के स्तर के सही क्रम को जो है निरूपित करना है। तो पहला है दृश्यीकरण, संबंध पहचानना, फिर आप निगमन विश्लेषण और स्वयं सिद्ध करेंगे, या फिर पहले आप संबंध पहचानना, या फिर दृश्यीकरण होगा फिर विश्लेषण होगा, या फिर स्वयं सिद्धि होगी, या फिर दृश्यीकरण होगा फिर विश्लेषण होगा फिर संबंध बनाना होगा फिर निगमन होगा, या फिर स्वयं सिद्धि होगी, या फिर दृश्यीकरण विश्लेषण संबंध बनाना फिर निगमन फिर स्वयं सिद्धि होगी। तो इसमें आपका आंसर जो है सी सही होगा, यानी कि वैन हीले जो कहते हैं कि बच्चा पहले देखेगा एटलीस्ट उसका शेप और साइज, मान लीजिए ये गोला बना हुआ है तो ये समझेगा कि ये आयत है कि ये सर्कल है। ठीक है, ये बना हुआ तो ये त्रिभुज है या फिर ये आयत है, ये फिर वर्ग है या फिर ये आयत है, तो बच्चा समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहले शेप और साइज, बच्चा जो है वस्तुओं के आकार को, शेप और साइज को देख कर देखता है, फिर समझता है, फिर इसमें विश्लेषण करता है कि ये जो आयत है ये आयत है, और ये जो वर्ग है ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये जो है अलग है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा देख रहा है, यानी बच्चा जो है शेप और साइज के आधार पर जो है देखेगा, फिर विश्लेषण करेगा, यानी फिर उसमें अंतर करेगा, फिर क्या है संबंध भी बनाएगा कि हाँ अच्छा ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, निगमन जो है स्वयं सिद्धि, फिर या खुद से भी वो खुद से भी जो है अपने अनुभव के साथ वो फाइनल कर लेगा कि हाँ ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सभी वस्तुओं को उनके शेप, सबसे पहले बच्चे का ध्यान ये नहीं होता है कि ये आयत है या फिर ये वर्ग है, वो उसके शेप पर देखता है कि हाँ ये त्रिभुज ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, वो ये नहीं जान पा रहा है कि हाँ ये त्रिभुज बना हुआ है या फिर ये आयत है। उसका बस ध्यान है कि हाँ ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है।
ठीक है, उसका शेप और साइज पे ध्यान होता है बस। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करता है, विश्लेषण करता है कि एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है कि ये से मतलब आयत है या फिर ये वर्ग है या फिर ये त्रिभुज है। फिर उसमें संबंध बनाता है कि कौन सा आयत ऐसा बनेगा या फिर त्रिभुज है तो ऐसा बनेगा। फिर वो क्या करता है, उसका अनुभव हो जाता है, फाइनल में वो स्वयं सिद्धि कर लेता है, यानी खुद से जो है वो फाइनल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला है, उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रेक्षता की कठिनाई समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वास आत्मविश्वासपूर्ण बन जाएंगे। अगला है, अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता, या फिर गणितीय कार्य को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगम अधिगम का बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के लिए अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर जो है वो बी सही होगा, यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा गणितीय कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर गणितीय कार्य जो है कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकते, तो ये कहना आपका गलत होगा, यही आपका आंसर सही है, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई कार्य कठिन है तो बच्चे जो क्या है उसमें व्यस्त नहीं रह पाएंगे, तो ये कहना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा बोरियत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि क्या करना है, टीचर को उसमें इंटरेस्ट लाना है। अगर टीचर उसमें इंटरेस्ट ले आया तो कार्य कठिन हो या इजी हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं 34 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चला रहे हैं एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।